ट्रंप ईरान में भी कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया वेनेजुएला से, उसके बाद अमेरिका ले आए, कोर्ट में पेशी हो गई। और सिर्फ इतना नहीं है, ट्रंप ने सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को नहीं उठाया, खुद वेनेजुएला के एक्टिंग राष्ट्रपति भी बन गए। बाकायदा ये ट्रंप ने पोस्ट किया है, नीचे देखिए लिखा हुआ है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला जनवरी 2026। ट्रंप ने खुद इसे साझा किया है। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति बता रहा है कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला का भी बन गया है जनवरी 2026 में। तो ट्रंप को बहुत से लोग तानाशाह भी कह रहे हैं उनकी इस हरकत पर। क्या ट्रंप तानाशाही कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पहले से ही, वो तस्वीर है जब ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी अमेरिका की। John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. और इसलिए ट्रंप की जगहसाई भी हो रही है। ये देखिए जरा किस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, उसकी पूरी एक्टिंग हो रही है। Versus Nico Maduro. Esta pelea, loco. Estos manes sí que están escabreadísimos. Estos manes están locos. Ahí lo decidimos, ¿no? Mister. Yes, peace, forever, forever. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक शख्स ट्रंप बना हुआ है, दूसरा शख्स वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना है, दोनों रिंग में आ गए। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। एक नहीं दो देशों का राष्ट्रपति बन जाऊं, मेरी मर्जी। डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं जानता। कभी वो शांति की बात करते हैं तो कभी युद्ध की। अब हमारी सेना इस मामले में बहुत गंभीरता से देख रही है। हम ठोस विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कभी उन्हें नोबेल चाहिए तो कभी पूरा का पूरा देश ही कब्जाना चाहते हैं। हम ग्रीनलैंड पर कुछ करके ही रहेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। अमेरिका के दो बार राष्ट्रपति बनकर भी ट्रंप खुश नहीं है, तभी तो अब उन्हें एक और देश वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनना है। मतलब ट्रंप चाहे जो करे, और चाहते भी हैं, मुझे अब रोको नहीं, मुझे अब टोको नहीं, मेरा कहा सुन के तुम ऐसे अब चौंको नहीं। यह भी अपने आप में मजाक है, और शायद आप पहली बार सुन रहे हो कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक और देश का राष्ट्रपति खुद को कह रहा है। ये देख रहे हैं, कुर्सियां हैं उधर, पहले से अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी थी और ये वाली दूसरी कुर्सी भी कब्जा ली है, और राष्ट्रपति जेल में है जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर यह बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है, यानी अमेरिका के बाद ट्रंप खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बता रहे हैं। ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीर शेयर की जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें ट्रंप की फोटो के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिखा हुआ। ट्रंप की इस पोस्ट में जनवरी 2026 से पद संभालने का भी जिक्र है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके ट्रंप ने यह ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला का प्रशासन अमेरिका ही चलाएगा जब तक वेनेजुएला में सुरक्षित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी को 10 दिन बीत चुके हैं। निकोलस मादुरो फिलहाल अमेरिका की कोर्ट में मुकदमा झेल रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बताकर हलचल और बढ़ा दी है। ट्रंप ने जो तस्वीर शेयर की है वो विकिपीडिया पेज का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें ट्रंप की फोटो के साथ उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखा गया है। साथ ही ट्रंप को अमेरिका का 45वां और 47वां राष्ट्रपति भी बताया गया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उधर वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ले चुकी हैं। सवाल यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला कब्जा लिया, राष्ट्रपति भी बन गए, तेल भी कब्जा लिया, अब अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट ट्रंप का क्या ईरान है? यह हम बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब पूरी तैयारी कर चुके हैं और खबर यह भी है कि बंकर बस्टर बम गिराने तक की बात हो रही है। देखिए जरा ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के खमनेई समर्थक कह रहे हैं ये आग लगवा रहे हैं ट्रंप।
ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर आग ही आग नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी गोलियां चला रहे हैं। इनके पास बंदूकें कहां से आई? ये बीच सड़क गोलियां चला रहे हैं, पुलिस को निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों में एक मस्जिद में आग लगाई गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ की तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर देखिए जरा, जो सामने आई है। मस्जिद की तस्वीर आपने देखी और अलग अलग जगहों पर आग लगाई जा रही है। मस्जिद के सीसीटीवी तस्वीरें भी आई हैं। और इस हिंसा के बाद देखिए हो क्या रहा है ईरान में। इस हिंसा के बाद आलम यह है कि जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी, मातम पसरा है। अब देखिए, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, यानी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है तो अमेरिका के टारगेट क्या होंगे अगर ईरान में टारगेट होंगे? अमेरिका का पहला टारगेट खुद खमनेई हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी में है। ट्रंप ने अब कहा है ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ईरान के खिलाफ हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं, वो कह रहे हैं। ऐसे में अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है। टारगेट नंबर 1 देखिए, यह ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई का केंद्रीय कार्यालय होगा, यानी उनका सेंट्रल ऑफिस। सभी बड़े राजनीतिक और सैन्य फैसले यहीं से लिए जाते हैं। तख्तापलट के लिए अमेरिका का पहला टारगेट यही होगा। टारगेट नंबर 2, ईरान की स्पेशल रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हेडक्वार्टर। आईआरजीसी का जिम्मा है वो इस्लामिक सत्ता की रक्षा करे। आईआरजीसी मुख्यालय पर अटैक करना मतलब सत्ता को खतरा। ऐसे में ईरान से जंग के हाल में आईआरजीसी को हराना बहुत जरूरी है। टारगेट नंबर 3, ईरान की मिसाइल सिटी की लोकेशन सार्वजनिक है। कहा यह जाता है यह इलाका पहाड़ों के बीच सुरंगों में है, जहां से ईरान दुश्मनों पर मिसाइल हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की हिट लिस्ट में मिसाइल सिटी भी होगी। अब टारगेट नंबर 4, ईरान की नियमित सेना को अर्तेश भी कहा जाता है। यह सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय रक्षा की जिम्मेदार है। सैन्य ऑपरेशंस के सभी फैसले यहीं लिए जाते हैं और इन्हीं के जरिए लिए जाते हैं। अर्तेश पर अटैक का मतलब सुरक्षा व्यवस्था फेल कर देना ईरान की। अब टारगेट नंबर 5, अमेरिका हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोग्राम का विरोध करता रहा है। नतांज और इस्फहान के परमाणु अड्डे पर ट्रंप के निशाने हो चुके हैं। पिछले साल भी अमेरिका ने परमाणु केंद्र पर हमला किया था। अब आपको सुनवाऊं, सुनिए खुद ट्रंप को, जो बता रहे हैं कि कैसे ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपनी सीमा लांघ ली है। ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था। कुछ नेता बस हिंसा की बदौलत राज करना चाहते हैं। ईरान हमसे बातचीत करना चाह रहा है, वो बार बार कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब हमारी सेना इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है। हम ठोस विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम अपने लोगों, विद्वानों और नेताओं को यूं ही मरने नहीं देंगे। हमने सुना है कि ईरान खतरे में है, उन्हें बता दीजिए। ईरानी रक्षा बलों ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। ईरान चुप नहीं बैठेगा और पलटवार करेगा। अगर ट्रंप में हिम्मत है तो आकर दिखाओ। अब देखिए जरा, अमेरिका अगर कुछ करेगा तो वो क्या करेगा? उसके पास एक B-2 बॉम्बर है। अमेरिका अगर ईरान पर अटैक करता है तो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। ये वही B-2 बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल पहले ईरान के खिलाफ कर चुका है।
आपको याद होगा जब B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था ट्रंप ने, यही बॉम्बर थे जो पहुंचे थे ईरान और वहां उनके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। अमेरिका के पास बम बरसाने वाला स्पेशल विमान है, यह है वो विमान, और जिसका नाम है B-2 बॉम्बर, जो बंकर बस्टर बम गिराता है। केवल अमेरिका के B-2 बॉम्बर से ही यह बम दागा जा सकता है। B-2 स्पिरिट जेट को घातक बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। B-2 विमान 18,000 किलो तक का विस्फोटक भी ले जा सकता है अपने साथ। आपको बताऊं, बिना ईंधन भरे B-2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि उड़ान के दौरान अगर एक बार इसमें ईंधन भर दिया जाए तो इसकी रेंज और बढ़ जाती है। यानी ईंधन भरने के बाद यह 18,500 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी दुनिया में किसी भी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। B-2 बॉम्बर की कीमत 18,000 करोड़ से ज्यादा है, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट बनाता है। और अमेरिका के पास इस वक्त 19 B-2 बॉम्बर विमान का बेड़ा है। पारंपरिक रडार पर इस जेट को पकड़ पाना मुश्किल है। यह हवाई सुरक्षा भेदने और सटीक हमले करने में माहिर है, इसलिए तो अमेरिका ने इसका इस्तेमाल ईरान पर किया था। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ कई हमले किए, तब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने बम गिराए थे। अगर कल ट्रंप हरी झंडी देते हैं तो फिर यह घातक विमान उड़ सकता है, और ट्रंप ने यह विमान दुनिया के किसी देश को नहीं दिया है। सुनिए जरा ट्रंप ने इस B-2 बॉम्बर के इस्तेमाल के बाद क्या कहा था। मैंने देखा कि हमने ईरान की परमाणु क्षमता को कैसे नष्ट किया। शानदार B-2 बॉम्बर ने सब कुछ खत्म कर दिया। पायलटों के बारे में सोचिए, वे अंदर जाते हैं, वहाँ उन पर गोलीबारी हो रही है। मैं ये सब कुछ सिचुएशन रूम से देख रहा था। ऐसी परिस्थितियाँ दिख रही थीं जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे। पायलटों ने कहा कि वो ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं, और फिर आपको फायरिंग की आवाज आ रही है। B-2 बॉम्बर कमाल है, उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो व्हाइट हाउस में पायलट को सम्मानित भी किया। अब देखिए जरा, ये जो B-2 बॉम्बर है, ये अगर ईरान के आसमान में होगा तो इसमें मिसाइल कौन सी लगेगी। वो मिसाइल जो टारगेट्स मैंने आपको बताए, जो खमनेई के खास ठिकाने हैं, जो निशाने पर होंगे, ये है वो मिसाइल। इसी को कहते हैं बंकर बस्टर बम, यानी बंकर में घुसकर बस्ट करके फाड़ कर नीचे की चीज तबाह कर दे। लेकिन देखिए ये बंकर बस्टर बम काम कैसे करता है। ये एक बार अगर B-2 बॉम्बर से दागा जाता है तो उसके बाद कैसे नीचे जमीन पे जाकर बंकर को तबाह करता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि यह काम कैसे करता है। यह है बंकर बस्टर, आप देख रहे हैं। इस मिसाइल को देखकर ही समझ में आ रहा होगा इसकी ताकत। डोनाल्ड ट्रंप कल ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले, और इस हाई लेवल मीटिंग में इस बंकर बस्टर हमलों पर बात होगी। अफसर राष्ट्रपति को बंकर बस्टर विकल्पों पर ब्रीफ करने वाले, यानी ट्रंप कल यह तय करेंगे कि बंकर बस्टर बम चलाना है या नहीं चलाना है, कैसे चलेगा। अमेरिका का बंकर बस्टर बेहद खतरनाक, बेहद भेदक है, यानी अंदर तक पेनिट्रेट करता है, जो कई फीट गहराई तक जमीन में जाकर धमाका करता है। मजबूत बंकरों के साथ सुरंगों पर हमला करने की भी क्षमता रखता है। अमेरिका का GBU-57A और GBU-57B बम 13,600 किलो है। एटमी हथियार छोड़ दे तो यह दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम है। अब यह हमला कैसे करता है, देखिए ठीक इस तरह से, यानी 6 मीटर लंबा यह बम विस्फोट से पहले करीब 180 फीट नीचे जाता है। मिट्टी, मोटी चट्टानों और पहाड़ों को भी यह बम भेद सकता है, और एक के बाद एक कई बम गिरते हैं जो अंदर ड्रिल करते चले जाते हैं। देख रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। एक बम जाएगा अंदर, ड्रिल करेगा, पीछे से दूसरा जाएगा जो धमाका करेगा। टारगेट तक पहुंचते ही भीतर यह बम फटता है और धमाका करता है। यह इतना खतरनाक होता है कि अंडरग्राउंड अड्डों में तबाही मचा देता है। घातक GBU-57 बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास ही है, जो कि मदर ऑफ ऑल बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यह है इसकी ताकत। अब सोचिए जरा, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ कर लिया, उसके बाद से माना जा रहा है अमेरिका क्या कहीं भी कुछ भी कर सकता है।
ईरान क्या इतना छोटा देश है कि उसके साथ भी ये किया जा सकता है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो हालात बने हुए हैं, इस हालात में आखिर ईरान क्या करेगा? ईरान के पास क्या विकल्प है? इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार कहा है, लेकिन ईरान को इस बात का यकीन है कि वो अगर हमला करता भी है तो हमारे पास काउंटर अटैक करने के लिए खुद जो अमेरिका के बेसिस हैं वो हैं, और हम उन पर जो है हमला करके उसका जवाब देंगे। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका शायद ऐसी गलती न करे, और अगर ऐसा करता भी है तो इसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया असलम रिजवी साहब, स्कॉलर है, ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे थे। वो कह रहे हैं अमेरिका अगर ऐसा करता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा क्या इजराइल भुगतेगा क्योंकि नजदीक भी है, या अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं आसपास ईरान के, उन पर हमला करेगा ईरान? अब ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में देखिए प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन कम नहीं हो रहा, प्रदर्शन की आग और भड़कती जा रही है। लेकिन सिर्फ प्रदर्शन खमनेई के खिलाफ हो रहा है ऐसा नहीं है, खमनेई के हक में भी प्रदर्शन हो रहा है। वहां खमनेई के हक में मस्जिदों में प्रदर्शन हो रहा है। और खमनेई के हक में सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहा है। उनके हक में लोग सड़कों पर उतरे। खमनेई के जो खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। दूसरी तरफ ईरान से निकलकर बाहर जाएंगे तो दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीर पेरिस की मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां लोग सड़कों पर उतरे। दूसरी तरफ अमेरिका में देखिए लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे थे। एक शख्स ट्रक लोगों के ऊपर से चढ़ाकर निकल गया। अब देखिए ईरान में क्या हो रहा है। खमनेई बहुत सख्त हो गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों में वो लोग भी शामिल हैं जो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर उनके मुल्क में आग लगा रहे हैं। खमनेई सबको सूली पर चढ़ाने की तैयारी में है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान हिंसा में करीब 600 लोगों की मौत हो गई, इनमें 490 प्रदर्शनकारी और 100 पुलिसकर्मी शामिल हैं। खमनेई सत्ता बरकरार रखने के लिए हर पैतरा भी अपना रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल खमनेई ने ईरानी फोर्स को फ्री हैंड दे दिया है और कहा है सभी प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत होगी, लोगों को खुदा का दुश्मन मानकर सूली पर लटकाया जाएगा। ईरानी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों पर मुहरेब कानून के तहत एक्शन होगा और सभी को मुहरेब यानी खुदा का दुश्मन माना जाएगा। इसमें प्रदर्शनकारियों की मदद करने वालों को भी सजा होगी। ईरानी कानून के अनुच्छेद 190 के तहत क्रूर सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर फांसी हो सकती है, हाथ पैर काटे जा सकते हैं, साथ ही दोषियों को देश से निकालने का भी कानून है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना कानून हाथ में ले रही है। ईरानी सैनिक खुलेआम प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं। अकेले तेहरान में 217 लोगों के मारे जाने की खबर है। डॉक्टर्स की माने तो जितने भी घायल अस्पताल में भर्ती हैं उसमें से अधिकतर लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दावा है कि पुलिस भीड़ के बीच सीक्रेट एजेंट छोड़ रही है जो प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर चाकू से हमला कर रहे हैं और चाकू से जानलेवा अटैक कर वहां से फरार हो रहे हैं। ये जो हालात हैं, इस हालात से निपटने के लिए ईरान सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं सुनिए।
بازار یا بستن بازار رو و اعتراض داشتن. विदेश से आतंकियों को ईरान में लाया गया, मस्जिदों पर हमला हुआ और लोगों को जिंदा जलाया गया। ईरान में ऐसे लोग नहीं रहते। सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। सरकार सुनेगी और समाधान करेगी, लेकिन निर्दोषों की जान लेना, आगजनी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल आतंकियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। युवा बहकावे में ना आए। आइए बातचीत से समस्याओं का समाधान करें। अब सवाल यह है, ईरान में जो हालात हैं, लाशों के ढेर लगे हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लोगों को जला दिया गया घरों में, उसके बाद हालात ऐसे हैं जो चिंताजनक हैं। इस पर हिंदुस्तान की भी नजर है, क्योंकि बहुत से भारतीय ईरान में रहते हैं। भारत सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है और ईरान में भारतीय रहते हैं वो क्या करते हैं। ईरान में हिंसा के बीच भारतीयों की गिरफ्तारी की पहले खबर आई। सोशल मीडिया पर यह खबर फैली कि भारतीय गिरफ्तार हुए। यह कहा गया कि ईरानी पुलिस ने 6 भारतीयों को पकड़ा है, लेकिन ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने इसकी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह से गलत हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें से कम 3,000 भारतीय छात्र इस वक्त वहां हैं। दरअसल ईरान में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती और उच्च स्तरीय है, और भारत में अगर कोई छात्र प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करता है तो 5 साल के लिए लगभग 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की फीस देनी पड़ती है। वहीं ईरान में एमबीबीएस का कोर्स 14 से 15 लाख रुपए में हो जाता है। राहत की बात यह है कि ईरान में सभी भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, हम ईरान के हालात पर नजर बनाए हुए, हमने भारतीय छात्रों से संपर्क किया, वो सभी वहां सुरक्षित हैं। ईरान में हिंसा फैलने से भारत को भी नुकसान हो सकता है। आइए अब आपको सुनवाऊं, क्योंकि ईरान और भारत के बीच करोड़ों का व्यापार होता है। ईरान का चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को रास्ता मिलता है, साथ ही जिससे मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान से व्यापार आसान हो जाता है। इसी रूट के जरिए भारतीय सामान रूस और यूरोप भी जा पहुंचता है, और पिछले साल भारत ईरान में 1.68 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। भारत से चावल, चाय, चीनी, दवाइयां निर्यात की जाती हैं, और वहीं ईरान से सूखे मेवे, कार्बनिक रसायन, कांच के बर्तन आते हैं। हिंसा की वजह से दोनों देशों के व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश सचिव। ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हम देश में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं। हमारे दूतावास ने भारतीय छात्रों से संपर्क किया है, वे ठीक हैं और सुरक्षित हैं। हमने सभी को सलाह दी है कि वे अपने अपने स्थानों पर रहें और अशांति के बीच बाहर ना निकलें। हम घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए जरा, एक तरफ आप देख रहे हैं कि ईरान में क्या हो रहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला में क्या किया, राष्ट्रपति को उठाया, राष्ट्रपति बन गए। ईरान पर अगला टारगेट है, लेकिन कुछ देश हैं जो कह रहे हैं इन सबको छोड़ो, पहले पुतिन को टारगेट करो। मैंने आपको पहले बताया था, ज़ेलेंस्की कह चुके हैं, अब ब्रिटेन भी कह रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं कि अब टारगेट करो किसके ऊपर, पुतिन के ऊपर। क्या पुतिन को टारगेट करना आसान है, पुतिन को उठाना आसान है? जरा ब्रिटेन क्या कह रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने पुतिन पर यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति की किडनैपिंग की मंशा जाहिर की है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने पुतिन को लेकर कहा कि अगर मौका मिले तो मैं पुतिन का अपहरण करना चाहूंगा। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल तक करार दिया। कहा यूक्रेन में नरसंहार के लिए पुतिन को बंधक बनाया जाए। इन्हीं सब दावों के साथ ब्रिटेन पुतिन को उठाने की फिराक में। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी यही इशारा किया था। ज़ेलेंस्की ने भी पुतिन को उठवाने की मंशा जताई थी। आपको याद होगा जब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठवाया, तब ज़ेलेंस्की ने कहा अमेरिका को पता है आगे क्या करना है। ब्रिटेन के दावों को रूस ने गंदी कल्पना करार दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा यह विकृत लोगों की गंदी कल्पनाएं। हालांकि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को उठवाना लगभग असंभव है, क्योंकि पुतिन के पास सबसे हाईटेक सुरक्षाओं में से एक है। 50 से ज्यादा स्पेशल कमांडो हर वक्त पुतिन के साथ रहते हैं। पुतिन के घर की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। ये मिसाइल ड्रोन से होने वाले हमलों से को रोकने में सक्षम है। सड़क पर पुतिन बुलेट प्रूफ कारों के काफिले में चलते हैं और आसमान में उनका विमान किले की तरह सुरक्षित होता है। यह है पुतिन की ताकत। अब सुनिए जरा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। मैं पुतिन को हिरासत में लूंगा और उन्हें युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। मैंने यूक्रेन की शुरुआती यात्राओं में जो देखा है
जिस तरफ इरपिन शहर में यूक्रेनी बच्चों का अपहरण हुआ था, उसके लिए पुतिन ही जिम्मेदार हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है एक और टारगेट है ट्रंप का, यानी ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप खुद भी कई बार एक और जगह का नाम ले चुके हैं, वो ग्रीनलैंड। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड की तस्वीरें। वैसे ग्रीनलैंड में ग्रीन कम सफेद ज्यादा है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ रहती है वहां। और ट्रंप की बार बार बयानों के बाद ग्रीनलैंड में देखिए, वहां भी आर्मी पूरी तरह से तैनात है और तैयारी कर चुकी है, अलर्ट मोड में। अब बहुत कम लोग जानते हैं, ग्रीनलैंड का नाम तो सुन लिया, लेकिन दुनिया के नक्शे में ग्रीनलैंड है कहां पर? तो ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए इसे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्रीनलैंड ऊपर लिखा है, ब्रिटेन आप देख रहे हैं, रूस, चीन, अमेरिका, और जो हिस्सा ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क इसे अपना हिस्सा बताता है, वो ग्रीनलैंड है जिस पर ट्रंप की नजर है। अब आपको बताऊं कि आखिर ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर क्यों है। अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर दरअसल कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान बनाने को कहा है सेना को। ब्रिटिश मीडिया हाउस डेली मेल ने इसका खुलासा किया। उसके मुताबिक ट्रंप ने प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिया। ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को यह जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ट्रंप के ग्रीनलैंड कब्जा प्लान पर संकट के बादल है, क्योंकि सैन्य अधिकारी इस प्लान से सहमत नहीं दिख रहे हैं। अमेरिकी जनरल इस प्लान को कानूनी रूप से गलत बताते हैं। इसको लेकर डेली मेल का एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि जनरलों को लगता है कि ट्रंप की यह योजना बेतुकी और गैर कानूनी। उनका कहना है राष्ट्रपति की जिद 5 साल के बच्चे से लड़ने जैसी है, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेगा तो रूस और चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करके काबिज हो जाएंगे। हम रूस और चीन को पड़ोसी के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए ताकि वहां से चीन की निगरानी कर सके। ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ट्रंप की नजर यहां के दुर्लभ खनिजों पर है। रेयर अर्थ मटेरियल के अलावा समुद्री रास्तों पर वो पैठ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड एक द्वीप है जिसकी आबादी सिर्फ 57,000 है। ग्रीनलैंड की सेना नहीं है। डेनमार्क उसकी रक्षा विदेश नीति संभालता है। ऐसे ट्रंप के हमलों पर डेनमार्क ने कहा है कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो हम पहले गोली चलाएंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। और सोचिए, डेनमार्क नेटो देशों का भी हिस्सा है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर अटैक करते हैं तो नेटो भी टूट जाएगा। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। हम ग्रीनलैंड पर कुछ करके ही रहेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। अगर हमने आसान तरीका नहीं अपनाया तो हम मुश्किल तरीका अपनाएंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, और हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं रखना चाहते। ठीक है।